हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास मैं लेने जा रहा हूं वो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तीसरा क्लास। मैंने 2 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो दोनों वीडियो को देखेंगे, तब फिर ये तीसरा क्लास आपको समझ में आने वाला है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब समय ही पैसा है ना, समय ही पैसा है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता रखा था लास्ट दो क्लास में मेथड ऑफ टाइम वैल्यू कंप्यूटेशंस क्या क्या करते हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू मनी जो है वो होता क्या है, दूसरा आपका कौन कौन सा फैक्टर जो है इंक्लूड होता है टाइम ऑफ वैल्यू मनी में। तो फैक्टर में मैंने बताए थे 3 फैक्टर, इन्फ्लेशन बताए थे, देन इसके बाद आपका रियल रिटर्न बताया था, देन इसके बाद मैंने आपको रिस्क प्रीमियम के बारे में बताया था। नेक्स्ट बताया था मेथड फॉर कंप्यूटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेथड मैंने तीन तरह का मेथड बताया था, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मेथड था, कंपाउंडेड वैल्यू था, एंड लास्ट था आपका कंटिन्यूअस मेथड। इज इट क्लियर? तो आज के क्लास में मैं इसके आगे की बात करूंगा और आज आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अंतिम क्लास होगा। तो जो भी स्टूडेंट जो आज पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरा, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। एक बात मैं और बता दूं आपको, मैंने कल से यूजीसी नेट के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, जो मैंने एक उसके लिए एक अलग से ग्रुप भी तैयार कर रखा है यूजीसी नेट के लिए, कॉमर्स वालों बच्चों के लिए। तो मैं देखा कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लगभग 150 स्टूडेंट्स वो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मैसेज जा रहा है, और जिसमें सेमेस्टर 6 वाले बच्चों का जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा रहा है। लगभग 50% स्टूडेंट जो है सेमेस्टर 6 वाले हैं, जो बीकॉम के फाइनल ईयर में है। तो बेटा अगर आप बीकॉम से ही आपने अगर माइंड सेट कर रखा है कि नहीं मेरे को प्रोफेसर बनने हैं, तो यकीन मानो आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। आप अपने गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट है आप, ठीक ना। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं। तो चलिए देखेंगे, मैं आज के क्लास में मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर रहा हूं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मैं आपको बता दूं, पिछला क्लासेस मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, व्हाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों जरूरी है। दूसरा बताया था फैक्टर, सॉरी, फैक्टर विच इंक्लूड्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें मैंने 3 फैक्टर के बारे में जिक्र करा था। पहला फैक्टर था इन्फ्लेशन, आपको याद होने चाहिए। दूसरा फैक्टर था आपका रियल रिटर्न, नेक्स्ट था आपका रिस्क प्रीमियम। तो ये आपको 3 बातें मैंने यहां पे बताया था। देन इसके बाद मैंने मेथड बताए थे। मेथड में बच्चा मैंने आप लोगों को बेसिकली 3 मेथड के बारे में जिक्र करा था। पहला तो आपका सिंपल मेथड के बारे में जिक्र करा था। दूसरा आपका कंपाउंडिंग मेथड के बारे में बताया था। और तीसरा जो है ये मैंने आपको कंटिन्यूअस अभी तक बताया नहीं है। ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं, कंटिन्यूअस मेथड के बारे में मैंने बताया था। तो मैं तीनों मेथड को आज फिर से करने वाला हूं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या सर सेमेस्टर 6 में हमको इतना डेप्थ पढ़ना है। तो देखो बेटा, ऐसा है, सेमेस्टर 6 में एक 3 या 5 पेज का ये आपका चैप्टर है। तो सर आप इतना डेप्थ क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यही चैप्टर जो है आपका बेस बनाता है क्या चीज को? तो पूरा का पूरा एफएम को। मैंने आपको बता रखा था कि एफएम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूं लास्ट क्लास की, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने यहां पे कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा था। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, जो लास्ट क्लास मेरा था कंपाउंडिंग टेक्निक। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी दे रखे थे कंपाउंडिंग टेक्निक से रिलेटेड। देखो ध्यान से सुनना। आपका यहां पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है T0,
T0 में अगर आपने कोई कैश आउटफ्लो हो रखा है आपके पास, तो T1, T2, T3, T4, T5, बात समझ में आ रही? मान लेता हूं सपोज यहां पे आपने, मैंने लास्ट क्लास कुछ एग्जांपल लिया था, आज मैं फिर से वैसे ही कुछ ले लेता हूं। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, तो यहां पे हमको 1 लाख का 1,88,000 हमको मिला। मान लेता हूं, ये मैं अपने से एज्यूम कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यू कहलाता है ना बेटा, ये प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। ये आपका कौन सा वैल्यू कहलाता है? प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। इज इट क्लियर? दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये आपका फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। फ्यूचर वैल्यू कहलाता है, या तो फिर कंपाउंडेड वैल्यू कहलाता है, या तो फिर ये कंपाउंडेड वैल्यू कहलाता है। बात को समझेंगे यहां पे, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है, ये कंपाउंडेड वैल्यू कहलाता है। तो मैंने एक बात बताना, मेरे को कभी कभी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मूव करने पड़ेंगे। मतलब हमको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, हमको कंपाउंडेड वैल्यू निकालना है या फ्यूचर वैल्यू निकालना है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, कंपाउंडेड वैल्यू दे रखा है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ही पॉसिबल है। जैसा कि मैंने पिछला क्लास बताया था, मान लेता हूं सपोज आप लोगों का कोई एक बच्ची है, कोई एक गर्ल है, किसी का भी मैं ले लेता हूं एग्जाम, सपोज राधा सी इज अ गर्ल, और इसका एज जो है वो अभी 20 ईयर्स हो रहे हैं। कितने एज है इसके? 20 साल की अभी है ये। बताना 5 साल बाद ये 25 साल की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब 5 साल उधर बढ़ेगा तो 5 साल इसका एज भी तो बढ़ेगा ना। 5 साल 25 ईयर ओल्ड हो गई। 25 साल जैसे होगी, इसके पेरेंट्स को एक टेंशन आ जाएगा कि मेरी बेटी का शादी कराना है। बात समझ में नहीं? मेरी बेटी का शादी कराना है। मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं ना, क्योंकि आप हर दिन घर में भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि वो प्रेजेंट वैल्यू हमने कब यूज किया। बात समझ में आ रही है? कब यूज किया ये आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप करते हैं ये काम। तो 25 साल में इसके पेरेंट्स को शादी कराने हैं, और अभी जैसा महंगाई है, मैं मिनिमम मान लेता हूं कि 10 लाख रुपया तो शादी में खर्च होने हैं। मैं डाउरी के अगेंस्ट हूं, इसलिए मैंने डाउरी का पैसा जोड़ा नहीं है। अगर डाउरी जोड़ दूंगा तब तो फिर ये अनलिमिटेड अमाउंट हो जाता है, डिपेंड करता है कि डाउरी आप कितना देते हैं, बट मैं उसका अगेंस्ट हूं। तो 10 लाख जो है इसके शादी में खर्चे होने हैं। कब खर्चे होने हैं? 25 साल के बाद खर्च होने हैं। सॉरी, 25 साल में खर्च होने वाले हैं, क्योंकि 25 साल में इसकी शादी होने वाली है। अब ये मत बोल देना सर क्या एक्यूरेट 25 में ही शादी होगी। बेटा मैंने ये एक्सपेक्टेशन लगाया है। अब देखो ध्यान से, 20 साल में इसके पेरेंट्स को थोड़ा सा एक मन में डाउट आया कि भैया 10 लाख हम कहां से लाएंगे उस दिन। तो ऐसा करते हैं, हम आज से ही कुछ पैसा जमा करते हैं। तो इसने क्या किया, सहारा या एसबीआई या तो फिर मुथूट फाइनेंस या फिर म्यूचुअल फंड, बात समझ में आ रहे, या और भी बहुत सारे रास्ते इसने अपनाए, और सोचा क्या कि अगर मैं आज के डेट में 6 लाख रुपया जमा करूंगा, 6 लाख रुपया जमा करूंगा 10% के हिसाब से, तो क्या मेरा यहां पे पैसा 10 लाख हो पाएगा? या तो फिर 10% अगर मेरे को सहारा भी दे रहा है, 10% एसबीआई भी दे रहा है, म्यूचुअल फंड भी दे रहा है, और आपका ये भी दे रहा है, तो मुथूट फाइनेंस भी दे रहा है। एक है मुथूट फाइनेंस, एक है म्यूचुअल फंड। 10% सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% ही है। मतलब आपका टीवीएम जो है वो 10% है, और हमको पैसे कितना चाहिए? 25 साल बाद 10 लाख चाहिए। तो अब इसके पेरेंट्स जो है साफ साफ सोचेंगे कि आज के तारीख में हम कितना पैसा जमा करेंगे कि हमको 5 साल बाद जो वैल्यू मिलेगा वो 10 लाख का मिलेगा। तो हमने न जाने अनजाने में क्या किया, हमने कंपाउंडिंग टेक्निक ही यूज किया।
हमने कौन सा टेक्निक यूज किया? कंपाउंडिंग टेक्निक यूज किया। इज इट क्लियर? मैंने एस्टिमेशन पहले लगा दिया कि हमारे को फ्यूचर में पैसे कितने का जरूरत है, कितने का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया। ठीक है, तो एक बात बता दूं, मैं ध्यान से सुनने वाली बात है यहां पे। तो सबसे पहले मैंने अगर एक कॉन्सेप्ट दिखाया था आपको, याद करिए कंपाउंडेड वैल्यू में, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपाउंडेड वैल्यू, तो कंपाउंडेड वैल्यू में आपको मैंने बहुत डिफर कॉन्सेप्ट समझाया था। या तो आप इन्वेस्टमेंट ईयरली करो, कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। दूसरा हाफ ईयरली, बिल्कुल कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं सर। तीसरा क्वार्टरली, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्वार्टरली। नेक्स्ट मंथली, हाँ सर मंथली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेली बेसिस में, हाँ सर कर सकते हैं। नेक्स्ट आवरली बेसिस में इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आप मजाक कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए कौन इन्वेस्ट करता है? बेटा बिल्कुल किया जा सकता है, आवरली किया जा सकता है, मिनट वाइज किया जा सकता है। तो ये जो आपके आवरली किए जाते हैं या पर मिनट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है, ये बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट वाले लोग फॉलो अप करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट। देखना सुबह जो है हमने 10 बजे मार्केट खुला था, मैंने शेयर में पैसे लगाए, 12 बजे वो शेयर को बेच दिया और कितना कमा लिया? 1 लाख में मैंने 20,000 कमा लिए। तो 20% मेरे को 12 बजे तक पैसा मिला कि नहीं मिला? मिला। तो ये आवरली जो कैलकुलेशन होता है वो सिक्योरिटीज मार्केट सेबी में होता है, सेंसेक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। जब आप शेयर खरीदते हो बेचते हो तो वहां पे पर घंटे के हिसाब से फ्लक्चुएशन होता है। एक मैंने जब सेमेस्टर 5 की बात थी, जब मैं आप लोगों का क्लास ले रहा था, तो मैंने एक वेब सीरीज आई थी, बहुत अच्छी वेब सीरीज, मैंने बोला था आप लोगों को देखने के लिए, स्कैम 1992। पता नहीं शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, आई एम नॉट श्योर, बट वहां पे स्टॉक एक्सचेंज कैसे डीलिंग किए जाते हैं, पर मिनट में रेट जो है कैसे बढ़ता है घटता है, वो सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बताना वहां पे मिनट के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता है? तो सर होता है। तो जब होता है तो इसका कहने का मतलब यही प्रोसेस जो है, अगर आवरली की बात करें तो यही कंपाउंडेड वैल्यू जो है ना, यही कंपाउंडेड वैल्यू आपका कंटीन्यूअस वैल्यू कहलाएगा। बात समझ में आया? यही कंपाउंडेड वैल्यू आपका कौन सा मेथड में आ जाएगा? कंटीन्यूअस मेथड में आ जाएगा। मतलब अगर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आवरली कर रहे हैं, या तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप पर मिनट में कर रहे हैं कि हर मिनट में चेंजेस हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वो आपका कंपाउंडेड कंटीन्यूअस मेथड कहलाएगा। आई बात समझ में? वो आपका कौन सा मेथड कहलाएगा? कंटीन्यूअस मेथड कहलाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, जब हमने इसकी बातें करा यहां से लेकर के यहां तक डेली बेसिस तक, तो ये तो है बेटा आपका एक्चुअल में ये कंपाउंडेड मेथड है। ये जो है आपका कौन सा मेथड है? कंपाउंडेड मेथड है। तो अब बता दो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम यूज बेसिकली कंपाउंडेड मेथड करते हैं, लेकिन जब डेरिवेटिव मार्केट पढ़ेंगे, याद करिए मैंने जब पहला लेक्चर दिया था तो मैंने आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों का बताया था। तो जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें मैंने डेरिवेटिव्स की बातें करा था। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में हम बेसिकली आवरली का कैलकुलेशन करते हैं। हम क्या चीज का कैलकुलेशन करते हैं? तो हम जो है आवरली का कैलकुलेशन करते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने यहां पे कंपाउंडेड वैल्यू में सबसे पहले अगर हम ईयरली बेसिस का कैलकुलेशन जो है ईयरली बेसिस पे जा रहा है, तो याद करिए हमने यहां पे ईयरली बेसिस में हमने क्या बताया था? हमने यहां पे बताया था अमाउंट लिया था। कौन सा अमाउंट? कंपाउंडेड वैल्यू। कौन सी अमाउंट की बातें हुई थी? कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो, कैश इनफ्लो, ठीक ना? आरटी। आरटी मतलब
यही अमाउंट मतलब यही हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेटा ये आ जाता है आपका प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो, आरटी हो गया ये, ठीक है। मल्टीपल 1 प्लस आर टू द पावर टी। तो ये होता है आपका क्या चीज का, ईयरली बेसिस का। ईयरली बेसिस में ये कैलकुलेशन होता है। इज इट क्लियर? ईयरली बेसिस में आपका कैलकुलेशन जो है कुछ इस तरह से होता है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं समझा रहा हूं, देख लो, ध्यान से सुन लो। मैं ईयरली और हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट को तो मैं बाद में डिस्कस करते रहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैंने लास्ट क्लास एक एग्जाम्पल लिया था, मैं उसी एग्जाम्पल को वापस से कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर हमने यहाँ पे T0 में बेटा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, T0 में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 1 लाख, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो था वो एट द रेट ऑफ 10% था। कितना था बताना, 10% पर एनम था। इज इट क्लियर? तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% पर एनम था, तो यहाँ पे T1 में कितना पैसा आ गया, इसका 10,000, मतलब 10,000 हो गया इंटरेस्ट। तो टोटल जो है यहाँ पे आ गया 1,10,000। देन फिर T1 में जो है, T2 में जो है वो आपका 11,000 आ गया। तो 11,000 में ऐड करोगे तो 1,21,000 आ गया। देन इसके बाद T3 में, क्योंकि 3 ही साल हम गए थे, तो ये 12,100 आ गया। तो इसका जब टोटल करेंगे तो 1,33,100। यही कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने अगर T0 पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 10% का TVM में, तो हमको 3 साल के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपका 1,33,100। ये आपका कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और ये वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर कहलाएगा, या तो फिर हम इसी को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के भी नाम से जानते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो अब सुन लो ध्यान से। हमारा अगर 1 लाख से कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट समझेंगे बहुत अच्छे से चीजों, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, 1 लाख से अगर 1,33,100 की ओर जानी है, मतलब हमको यहाँ पे प्लस करने हैं। हमको क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो ध्यान से सुनना, जब हमको प्लस करना होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब प्लस करना है तब 1 प्लस आर टू दी पावर टी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बताना, मल्टीप्लाई करेंगे। समझोगे चीजों को? मैं जानबूझकर के हिंदी भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे कहने का मतलब ये आपका कहलाता है, ये जो आपका वैल्यू कहलाता है, ये कहलाता है कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर या तो फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे अमाउंट अगर हमको निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल मल्टीपल CVF करेंगे, या तो फिर प्रिंसिपल मल्टीपल 1 प्लस आर टू दी पावर टी करेंगे। बात एक ही है, ये हम काम करेंगे। आई बात समझ लो? तो जब हम ये काम करें तो हमारा जो वैल्यू है प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1 लाख। 1 लाख मल्टीपल 1 प्लस 0.1 का 3 टू दी पावर 3, क्योंकि ये कितना है आपका 3 है, टाइम जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 लाख मल्टीपल 1.10
टू दी पावर 3 है, तो ये जो वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा टोटल वैल्यू 1,33,100 आएगा। अगर इतना आया तो बताना क्या ये वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो सर पहला केस ये था, पहला कॉन्सेप्ट ये था, मतलब जब जब हमको ऐड करना है तब हम 1 प्लस आर टी, मतलब 1 प्लस आर टी को CVF बोलते हैं, कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर बोलते हैं या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बेटा अगर मैं बता दूं कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब हमें ठीक है, जब हमें माइनस करने बात समझ में करना है, तब 1 प्लस आर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब 1 प्लस आर से डिवाइड करेंगे। इसका कहने का मतलब फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला जो है यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज, वो देखो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीपल 1 बाई डिवाइड करना, मतलब क्या, 1/1 प्लस आर टू दी पावर 3। और बेटा इसी को, ये जो टोटल है 1/1 प्लस आर टी को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सर हमको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट मल्टीपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी हम लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट, देखो तभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड क्या किया था, CVF किया था, कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ फैक्टर किया था। अभी क्या किया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर किया, बस। और कोई चेंजेस नहीं है बेटा, और कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरे को एक बात बता दो, यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाता है क्या चीज, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ठीक ना, डिवाइड करेंगे मतलब क्या, 1/1 प्लस आर टू दी पावर टी, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाता है। इज इट क्लियर? तो सर इसका कहने का मतलब अमाउंट हमको कितना मिला है, 1,33,100 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 का टू दी पावर क्यूब, तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना, 1 लाख। तो हमने वैल्यू कितना निकाल लिया, 1 लाख निकाल लिया। समझ में आया? तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। जब हमको माइनस करना है, मैं इसको फिर से समझा देता हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देन इसके बाद मैं ईयरली और हाफ ईयरली वाला भी कॉन्सेप्ट में मैं आऊंगा, हाफ ईयरली ईयरली वाले भी कॉन्सेप्ट में मैं आऊंगा, डोंट वरी। देख लो, मैं इसको फिर से बता रहा हूं, समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना, हमारा ये वैल्यू दे रखा है, T0 है, T1 है, T2 है, T3 ना, मैं मान लेता हूं T4। ये वैल्यू बताना हमको, ये निकालना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब हमारा यहाँ पे T0 पे वैल्यू गिवन है और हमको ये निकालना है, T5 का वैल्यू निकालना है। मतलब हमको कंपाउंडेड वैल्यू निकालना है, हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, कंपाउंडेड वैल्यू निकालना है। इज इट क्लियर? कंपाउंडेड वैल्यू निकालना है। तो इस केस में 1 प्लस आर टू दी पावर T से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आया? T1 प्लस ये से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 बेटा यहाँ पे क्या है ना, समझ लीजिए, फिर से वही कहानी, T0, T1, T2, T3, T4। हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है कुछ इस टाइप से दे रखा है। ये हमें यहाँ पे ये वैल्यू आपको फाइंड करना है और ये गिवन है।
तो जब वो गिवन है और ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इस केस में 1 प्लस आर टू दी पावर टी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, अभी भी अगर नहीं समझ में आया है, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर के समझा देता हूं, ताकि आपको इससे भी इजी समझ में आ जाए। और वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो पहाड़ी मंदिर घुटने के बल चल जाना, बुद्धि जो है घुटने का वो आपके माथे पे आ जाएगा। चलो, मैंने एक बात बताना, मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट मतलब क्या, कंपाउंडेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट कहने का मतलब क्या जो था, फ्यूचर वैल्यू था। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बातें हुई, कहने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू की बातें हुई, प्रेजेंट वैल्यू की बातें हुई। और प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस आर टू दी पावर टी का बात किया। इज इट क्लियर? तो भैया जब कॉमन सेंस है, जब हमको अगर ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था, तो इसी को कन्वर्ट कर दिया तो क्या हमारा ऐसे फॉर्मूला नहीं आ सकता है सर? प्रिंसिपल दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या चीज, अमाउंट। मतलब यहां पे फ्यूचर वैल्यू हो गया का मल्टीपल। ये अगर इधर है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में क्या, ये 1 अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या कुछ नया फॉर्मूला मैंने लिखा? नहीं, वही फॉर्मूलाज को मैंने LHS को RHS और RHS को LHS में कन्वर्ट कर दिया, हमारा फॉर्मूला बाहर निकल के आ गया। यहां तक हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या आया होगा। अब देखो बेटा, ऐसा है, मैं इसी क्वेश्चन में आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो अगर सर आपका हाफ ईयरली रहेगा तब क्या करेंगे, ईयरली रहेगा तब क्या, क्वार्टरली रहेगा तब क्या करेंगे, मंथली रहेगा तब क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें फर्स्ट केस में, तो मैंने यहाँ पे ईयरली का बात करा था। ईयरली बेसिस अगर रहेगा तो हमने अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिया था, प्रिंसिपल मल्टीपल 1 प्लस आर टू दी पावर टी लिया था, यही लिया था। अगर हमारे पास जो है, हो सकता है फैन का आवाज आ रहा होगा, मैं ध्यान से उतर गया मेरा, मैं इसको बंद कर देता हूं, चलो, तो मैंने बंद कर दिया फैन। अब ईयरली है तो ये सेकेंड ऑप्शन। सर अगर हाफ ईयरली रहेगा तो क्या, देखो हाफ ईयरली है, लेकिन क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो पर एनम का दे रखा है, और टाइम भी जो है वो पर एनम का दे रखा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू दी पावर 2, और टाइम जो है बेटा वो टी मल्टीपल 2 ले लेना। टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, एक साल में आपका 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, और आपका रेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम क्वार्टरली की बात करें, क्या चीज की बात करें, हम क्वार्टरली की बात करें, तो क्वार्टरली में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू दी पावर 4, आर डिवाइडेड बाई 4 और टी टू दी मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो जाएगा। अगर हमने ऐसा काम किया है तब ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर सर हम मंथली का काम करें, मंथली का काम करें, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब आप समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, तो सर मैं अपने से लिख सकता हूं, आप इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? बेटा ऐसा है कि एक बार एक्सप्लेन कर दो तो दोबारा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता है। तो मंथली का कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से आप काम करेंगे। समझ में आ गई बात? अगर मंथली का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप कुछ इस टाइप से काम करेंगे। अगर आप फिफ्थ केस
डेली बेसिस में अगर आपको कंप्यूटेशन करना है, डेली के बेसिस में आपको कंप्यूटेशन करना है कि एक दिन में हमने कितना कमाया, तो उस केस में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r टू द पावर r अपॉन 365 मल्टीपल t मल्टीपल 365, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, सिक्स्थ केस, क्योंकि सिक्स्थ केस में मैं यहां पे एक लाइन खींच दिया हूं। सिक्स्थ केस, अगर हमको आवरली कैलकुलेशन करना है, हमको क्या कैलकुलेशन करना है बताना, आवरली कैलकुलेशन करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर के निकलेगा बाहर, वो प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 365 मल्टीपल 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। और टू दी पावर t मल्टीपल 365 मल्टीपल 24। सर, अगर हमको इसी में मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो देख लो कि एक दिन में 24 घंटा हुआ, तो 24 घंटा में कितना मिनट होता है, ठीक ना? तो 24 घंटे के जगह आप मिनट का कैलकुलेशन कर लेना। बात समझ में आ रही? या तो फिर आप डायरेक्टली यहां पे, अगर हमको 7th पॉइंट जो है, अगर हमको मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो आप यहां पे a इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 365 मल्टीपल 24, और एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है? और यहां पे ले लेंगे t मल्टीपल 365 मल्टीपल 24 मल्टीपल 60, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गया? और एक बात बता दो बेटा, यही 6th और 7th जो है ना, 6th और 7th जो है, यही दोनों केस जो है हम यूज करते हैं कंपाउंडिंग नहीं, कंटिन्यूअस टेक्निक में। कौन सा टेक्निक में? तो कंटिन्यूअस मेथड में हमारा यही दोनों मेथड यूज होता है, और यही दोनों मेथड जो है सिक्योरिटीज मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट्स में हम इसको यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो सर, इतना कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो बच्चा बता दूं मैं एक बात, इसमें मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं ध्यान से सुन लेना। सर, इतना कैलकुलेशन क्या संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता रखा था, आपके पास कैलकुलेटर होने चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर होना चाहिए। बिना कैलकुलेटर का तो ये संभव है नहीं। है संभव, देखो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। पहले मैं बता दूं कंपाउंडिंग मेथड का, कैलकुलेटर से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर से मैं लिख देता हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। इज इट क्लियर? इफ पावर इज इन डेसिमल, अगर मान लेता हूं सपोज इफ पावर जो है वो इन डेसिमल में है, पावर क्या चीज में आ गया? डेसिमल में आ गया। तो इस केस में जो कैलकुलेशन जो होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन जो होगा वो स्टेप नंबर फर्स्ट प्रेस। आप सबसे पहले प्रेस करेंगे स्पेसिफाइड नंबर कहने का मतलब, जैसे अगर 0 पॉइंट पावर है 286, तो आप पहले 0.286 को कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे। इज इट क्लियर? देन स्टेप नंबर 2, ये याद रखने वाला चीज है कैलकुलेटर में, और ये अच्छे अकाउंटेंट को ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप रूट को, जो कैलकुलेटर में रूट ऑप्शन होता है, 6 डिजिट फंक्शन वाला कैलकुलेटर लेंगे, तो इसको आप 12 टाइम प्रेस करेंगे गिनती के साथ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। देन स्टेप नंबर थर्ड में -1 करेंगे। 12 टाइम जैसे आपने क्लिक किया, उसके बाद -1 करेंगे। देन इसके बाद स्टेप 4, ठीक ना, स्टेप 4 जो है मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड पावर, जो आपका पावर है वो मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? पावर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? देन इसके बाद स्टेप नंबर 5 +1 करेंगे,
और स्टेप नंबर 6 जो है मल्टीप्लीकेशन और इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन एक बार फिर तुरंत उसी के बाद इज इक्वल टू, ये डिजिट जो है 12 टाइम प्रेस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लो। देखो एक बात मैं बता दूं, आपके बीकॉम में ये चीज जो है बहुत कम यूज में आने वाले हैं, क्योंकि अगर बीकॉम में प्रैक्टिकल दे दिया तभी ये यूज में आएगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं दिया तो ये यूज में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल दे देता है तो आप यूज करिए, नहीं तो फिर आप पुराना पद्धति यूज करिए, जो पुराना तरीका है। याद करो, मतलब मैंने अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे सपोज 1 लाख वैल्यू ले रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 1/1.1 का टू द पावर 5 कर रखा है, तो मैंने इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्व आउट करने के लिए मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था। 1 × 1 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू कितने बार? 4 बार। इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ गया। तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/, जो भी वैल्यू आएगा वो ले लेंगे, उसके बाद फिर x से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा। तो इतना झमेला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पावर आपका डेसिमल में हो जाए बेटा, पावर जब डेसिमल में हो जाए तब आप ये काम करते हैं। तो ये काम जो है बेसिकली आपका कौन सा मेथड के लिए है? कंटिन्यूअस मेथड के लिए है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस मेथड में पावर जो है वो हमेशा आपका डेसिमल में ही आएगा। तो कंटिन्यूअस मेथड तो आपके एग्जाम से आने से रहा, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको सीख लीजिए, नॉलेज के लिए आपको काम ये देगा। इज इट क्लियर? ये नॉलेज के लिए आपको ये काम देगा। अच्छा सर, ऐसा है अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर नहीं है तब हम क्या करेंगे? तो आपके पास एक जैसे लॉग टेबल मिलता था, वैसे ही टाइम वैल्यू मनी का एक अपना टेबल होता है, और उस टेबल में फॉर्मूला जो हो जाता है कुछ इस टाइप से, A इज इक्वल टू प्रिंसिपल ERT, ये होता है ERT। ठीक है, तो ERT कहने का मतलब यहां पे जैसे अगर प्रिंसिपल मान लेता हूं, सपोज 10 लाख है, 10 लाख मल्टीपल R जो है अगर वो आपका मान लेते हो सपोज 10% है, तो यहां पे 10% ले लेंगे, मल्टीपल टाइम अगर 5 साल है तो 5 ले लेंगे। इज इट क्लियर? कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो मेरे को एक बात बता दो बच्चा, यहां पे 10 लाख मल्टीपल E 10% को क्या हम 0.10 मल्टीपल 5 ले सकते हैं? तो क्या हमारा यहां पे 10 लाख मल्टीपल E का 0.50 हो गया कि नहीं हो गया? और इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू आपके टेबल में मिल जाएगा। इसका वैल्यू जो है टेबल में, इन टेबल गिवन, टेबल में दिया रहेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि लॉग का जो टेबल होता है, एंटी लॉग का जो टेबल होता है, उसी टाइप से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का स्क्वायर टेस्ट का, ठीक ना, टी टेस्ट का, एफ टेस्ट का, सबका वैल्यू का टेबल होता है। तो उस टेबल में इसका वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा। अदरवाइज अगर ये वैल्यू ना दिया रहे तो पुराना पद्धति को अपनाइए। अब पुराना पद्धति क्या है आपका? तो वही कैलकुलेटर से पहला टाइम जो है प्रेस करेंगे, जो स्पेसिफाइड नंबर है, देन रूट को 12 बार, देन थर्ड में माइनस करेंगे, देन इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय पावर करेंगे, देन इसके बाद फिर से +1 करेंगे, देन मल्टीपल और इक्वल टू को हम 12 बार प्रेस करेंगे। इज इट क्लियर? 12 बार प्रेस करेंगे। तो एक बात बताना, सबसे बेस्ट मेथड, अभी तक जो सबसे बेस्ट मेथड आया है वो कौन सा मेथड आया है? तो आप सिंपल मेथड के बारे में बात करो, कंपाउंडिंग का बात करो, या तो फिर आप कंटिन्यूअस का। तो आप मेरे को बताइए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा? तो सबसे बेस्ट मेथड सर कंपाउंडिंग का। इज इट क्लियर? किसका? कंपाउंडिंग का। क्यों? क्योंकि सिंपल में तो आपका इंटरेस्ट का। और एक बात और बता दूं, कंपाउंडिंग मेथड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस और सबसे अच्छा यूजेस जो है वो कब होता है? जब इंटरेस्ट का पैसा आपको लोग रेगुलर पेमेंट ना करें। अगर इंटरेस्ट का पैसा रेगुलर पेमेंट कर रहा है तब तो फिर वो आपका प्रिंसिपल सिंपल मेथड में चला जाएगा ना। वो कौन से मेथड में चला जाएगा? सिंपल मेथड में चला जाएगा। चलिए एक हम ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन,
इफ पहला क्वेश्चन, इफ यू डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किया है, कहां पे डिपॉजिट किया है, तो कहीं पे भी किया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 10 लाख। कितना डिपॉजिट किया बेटा, 10 लाख किया है, 10 लाख किया है। डिपॉजिट कितना किया है, 10 लाख किया है। देन व्हाट अमाउंट शुड वी गेट आफ्टर 5 years if TVM is 9% per annum। ये है क्वेश्चन। चलो बताना बन जाएगा नहीं बन जाएगा। मैं फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आप लोग का लिए है, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे इसको। मैं बता देता हूं, यहां पे T0 में आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख। कितना इन्वेस्ट किया है, 10 लाख। आपको T5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको कब का वैल्यू फाइंड आउट करना है, T5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो दे रखा है वो एट द रेट ऑफ 9% पर एनम दे रखा है। और टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 साल, 5 years दे रखा है। तो बेटा बताना, सबसे पहले हम फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीपल 1 प्लस आर टू दी पावर टी करेंगे। तो 1 प्लस प्रिंसिपल कितना हमारा 10 लाख है, 10 लाख मल्टीपल 1 प्लस आर जो है वो हमारा 0.09 है, क्योंकि 9% तो 0.09 ही होगा, टू दी पावर 5 होगा। टू दी पावर क्या होगा, 5 होगा। तो इसका आपका आंसर आप कैलकुलेट करके देख लेना कि आंसर आपका क्या आएगा। तो 10 लाख मल्टीपल 1.09 टू दी पावर 5, हाँ कि नहीं, टू दी पावर क्या 5। तो जो वैल्यू आएगा वो आपका 15 लाख समथिंग कुछ आएगा। इज इट क्लियर। चलिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों से। तो मैंने तो ऐसे अल्टीमेटली बना दिया है, बट उम्मीद करता हूं कि आपसे भी ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं लेकर के बताता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अ पर्सन नीड 10 लाख आफ्टर 5 years। मान ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन नीड 10 लाख 1 लाख। एक पर्सन जो है उसको, या 10 लाख ले लेते, 10 लाख ले लेते, आफ्टर 5 years। एक पर्सन को, जैसे आपकी बेटी को शादी कराने हैं तो 10 लाख रुपया 5 साल के बाद चाहिए। फाइंड what amount he or she should invest in if TVM is 10% per annum। बताना नहीं बनेगा क्वेश्चन, मैंने सीधा सीधा बताया। आप यहां पे T0 है और यहां पे T5 है, T5 है। बताना सबसे पहली बात, TVM जो है वो एट द रेट ऑफ 10% है, और T5 में हमको कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है, 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। तो हमको यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो पैसा है वो निकालना है। और जब हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडेड वैल्यू मल्टीपल 1 प्लस क्या करते हैं, 1 प्लस आर टू दी पावर टी करते हैं कि नहीं करते, बताओ। तो बताना बन जाएगा ये क्वेश्चन। आप बना लेना घर पे ये बना लेना। ये सारे आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इज इट क्लियर। अच्छा, तो इस टाइप से
मैं एक और क्वेश्चन इसी में बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये तो मैंने एक ही बार बताया ना बेटा कि ये बंदा ने क्या किया, एक बार यहां इन्वेस्ट किया तो यहां पे कितना अमाउंट निकला। अब ये बंदा ने एक बार यहां पे ले रहा है तो यहां पे कितना इन्वेस्ट, वन टाइम की मैं बात कर रहा हूं, एक बार इन्वेस्ट कर दिया छोड़ दिया। एक बात बताना, क्या ऐसे लोग करते हैं रियल लाइफ में? क्या लोग एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, या फिर मंथली या आवरली या एनुअली इन्वेस्ट करते हैं? बताओ, हम क्या करते हैं? मंथली इन्वेस्ट करते हैं, आवरली इन्वेस्ट करते हैं, इक्वली करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, फटाफट बताइए सारे लोग। एक बात बताओ, अगर आपके घर में किसी लड़की की शादी है तो क्या आप ही लोग की किसी की शादी है तो आपके बाबूजी ने क्या एक ही बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, या फिर आपके बाबूजी ने हर महीने कुछ कुछ पैसे जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते रहे? तो बताना, मेरा आंसर जो है सेकेंड वाला होना चाहिए कि कुछ कुछ पैसे जो है हर एक महीने मेरे फादर ने बैंक में डिपॉजिट किया। तो अगर मान लेता हूं सपोज एक पर्सन जो है, एक कोई पर्सन है जो हर एक साल मैं ईयरली बता रहा हूं, ईयरली बता रहा हूं, हर एक साल जो है कुछ कुछ पैसा जमा किया तो 5वां साल में कितना होगा? तो इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क। इफ अ पर्सन डिपॉजिट, अब सर इसको हम कैसे बनाएंगे? हम तो फंस गए ना, ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? हम तो फंस गए, आप तो फंसा दिए मेरे को। बेटा कोई फंसाने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आपको सारे चीज समझ में आ जाएगा। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड 1 लाख रुपया पर एनम, अ पर्सन डिपॉजिटेड 1 लाख पर एनम एट end of every year, हर एक साल के अंत में वो कितना पैसा जमा करता है? तो 1 लाख जमा करता है। तो देन फाइंड हाउ मच he or she will have after 5 years, after कितना? 5 years, if time value of money जो है is equal to 10%। देखो एक बात बता देना, यही है क्वेश्चन, हर एक साल वो जमा कर रहा है कि नहीं जमा कर रहा है? जमा कर रहा है, हर एक साल जमा कर रहा है। तो अगर हमने यहां पे 1 लाख रुपया जमा किया, हाँ यहां पे किया, यहां पे भी किया, यहां पे भी किया, हर एक साल में जब मैं 1-1 लाख रुपया जमा कर रहा हूं तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या होगा? हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा? तो मेरे को एक बात बताना, हम पहला जब लाख रुपया जमा करेंगे तो टाइम कितना लेंगे? 5। दूसरा जब लाख रुपया जमा करेंगे तो टाइम कितना लेंगे? 4। तीसरा जब हम जमा करेंगे तो कितना लेंगे? बताओ? 3 लेंगे, देन 4 लेंगे, देन सॉरी 2 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, यही ना लेंगे टाइम। तो हमारा टाइम जो है वो चेंज होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? हर एक साल जो है वो टाइम क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस केस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास एक नया चैप्टर के साथ में डील करूंगा। ऐसे मैं इसका थोड़ा सा बता दूं, बताना सबसे पहले T0 में टाइम जो है वो 5 साल हो जाएगा, T1 में टाइम जो है 4 साल हो जाएगा, T2 में टाइम जो है 3 साल हो जाएगा, T3 में टाइम जो है वो 2 इयर्स हो जाएगा, T4 में टाइम जो है वो 1 ईयर हो जाएगा। इज इट क्लियर? T5 में तो हमको इन्वेस्ट करना ही नहीं है ना, क्योंकि यहां तो हमको पैसे का रिक्वायरमेंट है ना, तो हमको एंड ऑफ द ईयर मतलब T1 का सबसे लास्ट में हम जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन सारे का अलग अलग कर लेना, एक एनालिसिस टेबल बना लेना, जैसे ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 5 का। इज इट क्लियर? एक कॉलम बना लेना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और सबका यहाँ पे लास्ट में ये कंपाउंडेड वैल्यू का सम निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मैं इसका आंसर भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कंप्लीट आपका होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड मैं 10-12 क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा। ओके ओके, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा टाइम वैल्यू का। ओके, थैंक यू।